समायोजन हुआ था, फिर निरस्त हुआ है और तब से 10,000 रुपये पे आ गए हैं और रोजी रोटी के लिए ही यहाँ आए हैं इतनी दूर से। और योगी जी कर दे, कुछ अच्छा कर दे, हम लोगों के लिए मानदेय बढ़ा दे, बस यही उम्मीद लेकर आए हैं। हम लोग का समायोजन फिर से बहाल कर दें, बस यही उम्मीद से हम यहाँ आए हैं सर। तो आप समझ सकते हैं। नमस्कार, हमारे साथ कुछ और शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है और इनकी कहानी हम इनसे सुनेंगे कि इनके क्या दर्द हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये शिक्षा मित्रों का जीवन का ये दर्द है। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि कुछ ऐसे शिक्षा मित्र जिनका समायोजन हो गया था, उनको अच्छी सैलरी मिल रही थी, और आदमी जब अच्छी सैलरी में जीना शुरू कर देता है उसके बाद उसकी सैलरी कम हो जाए तो आप समझ सकते हैं उसकी क्या पीड़ा होगी। तो हमारे साथ जो शिक्षा मित्र हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा कि उनकी क्या पीड़ा है। मैडम ये बताइए, आपका समायोजन हो गया था? जी, हमारा समायोजन हो चुका था। हम लोग 3.5 साल वेतन के भोगी भी हैं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, हम लोगों को फिर से समायोजन निरस्त करने के बाद हम लोगों को 10,000 की नौकरी पे रखा गया। और हम लोगों के साथ क्या हो रहा है ये ना कोई सरकार देख रही है, ना हम लोग जो झेल रहे हैं, हमारी पीड़ा को कुछ समझने वाला इस समय कोई नहीं है। ना इस सरकार से इतना उन्होंने विनय किया, इस सरकार के साथ है, लेकिन सरकार का रवैया भी कुछ हो रहा, जो भी रहा हो उनका। लेकिन हम लोग आज भी अपने विद्यालय में उसी तरह कार्य कर रहे हैं, जबकि पहले ये हुआ था कि समान कार्य और समान वेतन रहेगा। आज भी हमारे साथ जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन्हीं के साथ हम भी कार्य कर रहे हैं। हमारे शिक्षक 70,000 रुपये पा रहे हैं और हम 10,000 पे वही काम कर रहे हैं। हम लोगों के साथ उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी शिक्षक के साथ में। हम अपने योगी महाराज और मोदी साहब से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों का जीवन यापन करने के लिए इतना मानदेय बढ़ा दें, इतना कर दें कि हम लोग भी अपने बच्चों का गुजारा कर सकें। बिल्कुल ठीक है मैडम, आपसे भी बात करेंगे। आपकी अपने बारे में थोड़ा मैं आई हूँ सर, और होना चाहिए। पूरी बात बताइए अपने बारे में। सर हाँ, समायोजन हुआ था, फिर निरस्त हुआ है और तब से 10,000 रुपये पे आ गए हैं और रोजी रोटी के लिए ही यहाँ आए हैं इतनी दूर से। और योगी जी कर दे, कुछ अच्छा कर दे, हम लोगों के लिए मानदेय बढ़ा दे, बस यही उम्मीद लेकर आए हैं। हम लोग का समायोजन फिर से बहाल कर दें, बस यही उम्मीद से हम यहाँ आए हैं सर। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा क्या है कि उनको अपना दर्द बयान करते हुए आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन सरकार निष्ठुर होकर पिछले कई सालों से इनकी उपेक्षा कर रही है। हमारे साथ कुछ और शिक्षा मित्र हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी कहानी। सर हमारी ज्वाइनिंग सन 2002 से है और हम लोग की क्वालिफिकेशन BA, BTC और टेट है। और अगर हम लोग का समायोजन हो गया था, निरस्त हुआ, कितनी पीड़ा हम लोगों ने सही, लेकिन एक आस के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि अखिलेश सरकार ने हम लोग का समायोजन किया था, तो हम लोग किसी पार्टी के तहत नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं। जो भी सरकार होगी हम उसके साथ हैं और हम उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे दर्द को समझें और आने वाले समय में हम लोग से जो भी हो सकेगा, आने वाले समय में हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग किसी पार्टी के तहत नहीं है। जो भी गवर्नमेंट है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री और योगी जी से एक निवेदन है कि आप हमारे दिल के कष्ट पीड़ा को समझें और हम लोगों का भरण पोषण और जीवन यापन करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था करें। और मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं वो हम लोग के बारे में गंभीरता से सोचें और हम सब उनके साथ हैं। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी समस्या है कि शिक्षा मित्रों को किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता समझा गया और इसी वजह से शायद बहुत लंबे समय तक, चूंकि अखिलेश यादव की सरकार ने इनका समायोजन किया था और तब से एक धारणा बन गई है कि शिक्षा मित्र उनके हैं, जबकि शिक्षा मित्रों का कहना है कि ये राजनीति उनके लिए नहीं है। वो तो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके लिए राजनीति कोई विषय नहीं है। मेरे पास कुछ और महिला साथी हैं, महिला शिक्षा मित्र, मैं उनसे भी जानूंगा उनका दर्द। मैडम आप अपने बारे में बताइए। मैं मंजू शिक्षा मित्र हाथरस। थोड़ा तेज बोलेंगी? मंजू शिक्षा मित्र हाथरस से हूँ। सहायक अध्यापक में समायोजन सन 2014 में हो गया था। सन 2017 में समायोजन रद्द हो गया सर। तब से आज तक बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रही हूँ। घर का कोई पालन पोषण बच्चों का नहीं हो पा रहा है। आपका समायोजन हो गया था? हाँ, समायोजन हो गया था सर सन 2014 में और 17 में निरस्त हो गया है।
तो जब एक ये बड़ी समस्या है कि किसी की आमदनी बढ़ जाती है तो अब उसके खर्चे उसके हिसाब से हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आपकी आमदनी कम हो जाए तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। मैं कुछ और लोगों से जानूंगा कि ये आइए भाई साहब, आइए भाई, ये मैं इनसे जानूंगा। आपसे मैं मतलब निजी रूप से ये जानना चाहता हूँ कि समायोजन आपका हो गया था? यस। और जब सैलरी बढ़ जाती है उसके बाद आपकी आमदनी घट जाती है तो कैसे समायोजित किया आपने, जीवन को कैसे व्यवस्थित किया? मेरे 2 बेटियां, एक बेटा है जो पढ़ रहे हैं। जब हमारा समायोजन हो गया, बच्चों का एडमिशन गांव से आकर के शहर में करा लिया, वो अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। वो दर्द हुई है कि किस तरह से हम लोग कि मरे या क्या करें, कि लौट करके पुनः जाएंगे कि अपना जीवन रखें या अपने को आत्महत्या कर लें। हमारे इसी तरह का 10,000 साथी जो अपने को नहीं बचा सके और अपने जीवन को, मृत्यु को गले लगा लिया। हम लोगों का आखिर दोष क्या था? 2002 में हमने जो सरकार ने हमको टेट कराया, टेट की परीक्षा हम लोग भी पास हो गए, बीटीसी कराया, सभी लोग इस समय स्नातक और बीटीसी हैं। आखिर सरकार के ही हम तो किसी भी पार्टी के नहीं है। कंधे से कंधा विद्यालय मिला करके विद्यालय ताला खोलने से लेकर के बंद करने तक हम लोग विद्यालय में रहते हैं। आखिर कहाँ पे दोष है? हमें अपनी उम्मीदें हैं सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी और मांगों को पूरा करेगी। हर दिल में एक कहानी है, हर दिल में एक दर्द है, और हमारे साथ एक और शिक्षा मित्र है, मैं उनसे जानूंगा उनकी कहानी। क्या है आपका दर्द? हमारा दर्द जो है बहुत बेदर्द है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार हमारी किसी प्रकार जो है हमारी मांगों को पूरा करे, और हमारे बच्चे शादी योग्य हो गए हैं। हाँ, आज हम कहाँ से पैसा पाएं कि उनकी शादी करें? हमारा जीवन, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया है। इसलिए सरकार से बार बार विनती है कि हमारी इन मांगों को पूरा करे सरकार। यही हमारा सरकार से जो है निवेदन है, और धन्यवाद है। चलिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक और महिला शिक्षा मित्र हमारे साथ है। महिलाओं का दर्द अलग है, क्योंकि अब महिलाओं को घर भी चलाना होता है, और एक जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो उनका एक अलग घर में, परिवार में विश्वास होता है। आपका मैडम समायोजन हो गया था? जी हो गया था। और अब क्या स्थिति है, पारिवारिक स्थिति कैसे मैनेज होता है घर में? क्या आपके पति काम करते हैं या घर में कोई आमदनी वाला व्यक्ति है? कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, और हम लोगों के सास ससुर भी बूढ़े हो चुके हैं। बोलिए, आपकी आवाज़ आएगी। हम लोगों के सास ससुर भी बूढ़े हो चुके हैं, उनके भी दवाई का खर्चा होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा होता है। अब हम लोग 40 या 60 के आसपास पहुंच चुके हैं। किसी का घुटना दर्द, किसी का मानसिक विक्षिप्त हो गया है तो उसका इलाज का भी खर्चा आता है। 10,000 रुपये में मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई भी ऐसा बजट बता दे और मासिक में 10,000 रुपये का खर्चा करके दिखा दे। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर वर्तमान की सरकार हम लोगों के प्रति सच्चा रुख रखे हुए है, कुछ ऐसा कर दे, हम लोगों को भी शिक्षा मित्र रूपी शब्द है और जो ये मानदेय रूपी शब्द है, इसको हटा करके हम लोगों को पूरा 12 महीने का वेतन दिया जाए और हम लोगों को फुल सैलरी दी जाए। क्योंकि हम लोग 20 सालों से काम कर रहे हैं। 4th क्लास का एक व्यक्ति अगर लगता है तो उसका प्रमोशन होते होते वो क्लर्क बनता है और बड़े अधिकारी के पास तक पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग 20 साल में वहीं पड़े हैं, जहां थे वहीं हैं। 10,000 में कुछ नहीं हो रहा है, बड़ी परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं। बिल्कुल, ये 10,000 का वेतन जो है किसी आदमी के परिवार चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। मिनिमम वेज बोर्ड जो मिलता है, मिनिमम जो आमदनी होती है उससे किसी का घर नहीं चल सकता। मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैडम, आप कहाँ से हैं? और मैं कानपुर देहात से आशा पांडे। जी, आपकी क्या कहानी है? क्या आपका समायोजन हो गया था और उसके बाद क्या कैसे चल रहा है? मेरा समायोजन हो चुका था, 2014 में समायोजन हो चुका था। इसके बाद 3 साल बाद पुनः समायोजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द कर दिया गया। इसके बाद से हम लोगों को 10,000 रुपये में एक दिहाड़ी मजदूर की तरह स्कूलों में पढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया। और उसके बाद अब एक नियम और लागू कर दिया गया कि जून का 15 दिन हम लोग पढ़ाएंगे, उसका मानदेय हम लोगों को मिलेगा। लेकिन जनवरी में जो छुट्टियां रहती 15 दिन की, मतलब सहायक अध्यापक और हेडमास्टर की भी छुट्टियां रहती हैं, लेकिन जो 15 दिन का जो छुट्टियां हम लोगों को मिली उसका मानदेय हम लोगों का काट लिया गया।
और वो 5,000 करके हम लोगों को दिया गया। बताओ 5,000 में हम लोगों का 1 महीने का खर्चा कैसे कटे, और बच्चे भी हैं हमारे। अब बताओ हम लोग रो रो के रह जाते हैं, मतलब पूरा दिहाड़ी मजदूर का खर्चा भी हम लोगों को नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो 18 साल हो गए हमको पढ़ाते 18 साल में इतना अनुभव है कि पूरा हेड का सहायक का पूरा चार्ज लेकर के पूरा स्कूल अकेले चलाती हूँ, और 250 बच्चे हैं मेरे स्कूल में। अकेले स्कूल का चलाना, किसी ने CCL ले लिया, उनको CCL मिलता है, उनको मेडिकल मिलता है, हमको ना CCL मिलते हैं ना मेडिकल मिलते हैं। मतलब वो 11 महीने में 11 छुट्टियाँ मिलती हैं, सिर्फ वही 11 छुट्टियों में हम लोगों को मैनेज करना है। 11 छुट्टियाँ, क्या हम लोग बीमार नहीं होते? क्या हमारे बच्चे बीमार नहीं होते हैं? छुट्टियों की बड़ी समस्या है, क्योंकि शिक्षा मित्र जब काम करते हैं सहायक अध्यापक के रूप में, उनके साथ ही काम करते हैं, तो उनको तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी जितने भी लाभ हैं उनको मिलते हैं, और उनको बिल्कुल उसी तरह का काम करते हुए वो सब नहीं मिलता है। तो इसका एक अलग दर्द है कि वेतन कम, उसके अलावा सुविधाएं कम, और अब ये मैडम बता रही हैं कि 15 दिन जो जून में पढ़ाएंगे उसका कट के मिलेगा। पहले तो 11 महीने का ही मिलता है, 12 महीने की सैलरी भी नहीं मिलती है। सैलरी क्या कहें उसको, मानदेय पूरे 12 महीने भी नहीं आता, मजदूरी तो वो मजदूरी जो है, अब वो बच्चों, मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा का सवाल जो है मैं इसलिए भी बार बार उठाता हूं, क्योंकि बेसिक शिक्षा जब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलती है, वही आधार होता है जिसके आधार पर वो बड़े बनते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो उन बच्चों के लिए, जो उन बच्चों के मासूम हैं, उनके बारे में सरकार किस तरह से सोचती है और क्या है उनका दर्द, मैं इनसे भी समझता हूँ। सर, हम झांसी जनपद से आना स्वरूप समिति शिक्षा मित्र हैं। सर, आज तक बड़ी विडम्बना की स्थिति है कि जो भी हम लोगों के साथ कार्रवाई हुई वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हुई। जिस लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हमारे मोदी जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की है, हम लोग चाहते थे कि उसमें सबका साथ सबका विकास होगा, शिक्षा मित्रों का भी विकास होगा, लेकिन शिक्षा मित्रों का एक प्रकार से पूरी तरह सत्यानाश हो गया। हमारी उम्र 50 साल, 40 साल, 35 साल, 38 साल, 52 साल हो गई है। ऐसी स्थिति में हमारे माँ बाप भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई तमाम खर्चे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का 15 दिन का मानदेय काट के उसको 5,000 रुपये दिया जाए, तो यह बात बेईमानी साबित हो जाती है कि 10,000 रुपया हमें पर मंथ मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें जनवरी माह का 15 दिन का मानदेय महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार काट लिया गया है, जबकि हम लोगों ने नहीं कहा था कि शीतकालीन अवकाश दिया जाए। हम लोग तो कर्मठ व्यक्ति है, 16 साल की मेरी नौकरी हो गई है। और मेरी शिक्षा की बात की जाए तो हमारे विद्यालय में मेरी शिक्षा 16 अध्यापकों के बीच में मेरा स्टाफ 16 का सबसे ज़्यादा मेरी शिक्षा है। मैं सीटेट प्राइमरी, जूनियर, UP टेट, रीट मैंने सब पास किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज कम से कम 30वीं बार ये धरना प्रदर्शन का सम्मेलन करने के लखनऊ की धरती पर अपने अधिकार को भीख मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये महिलाएं हमारे भाई है, हमारी बहनें दर की टोके छोटे छोटे बच्चों घर में यहाँ आई हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार, उत्तराखंड में कहीं भी शिक्षा मित्रों की कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश में यहाँ बगल में लगा हुआ उत्तर प्रदेश हमारे झांसी के बॉर्डर से, वहाँ पर सारे परमानेंट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कौन सी मानसिकता ऐसी बनी कि हम लोगों को इतनी दयनीय हालत में कर दिया गया कि आज हम अपने माँ बाप का इलाज करवा पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को शिक्षा दिला पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज आखिरी बार, अब हमें लगता है कोई शिक्षा मित्र लखनऊ की धरती पर अब नहीं आएगा, क्योंकि एक अति होती है हर चीज़ की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की शरण में हम त्राहिमाम करते हुए आए हैं कि आज कम से कम हमारी पुकार सुन लीजिए। अगर हम लोगों पे कोई भूल हुई है तो हम करवत उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी मांगते हैं। हम लोग 20-20 साल से इस परिस्थिति में अपना जीवन यापन करते हुए शिक्षक के तौर पर, शिक्षा मित्र के तौर पर बेहतरीन सेवा देने का कार्य कर रहे हैं कि आपको भी गर्व होगा, आपका बेसिक शिक्षा दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। ऐसी हम लोगों की शासन से अपेक्षा है, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। धन्यवाद। ये जो शिक्षा मित्रों का दर्द है कि लंबे समय तक सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी उम्मीद दिखाई नहीं देती है, और ये दूसरा संघर्ष है लखनऊ की ज़मीन पर। पिछले महीने जनवरी में भी 12 जनवरी को इको गार्डन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, शिक्षा मित्र आए थे काफ़ी संख्या में, और अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि ये आखिरी है। तो आप इससे संकेत समझ सकते हैं कि जो ये बड़ी लड़ाई है, जो शिक्षा मित्रों की लड़ाई इस मुकाम पे पहुंची है, और रमाबाई मैदान आज शिक्षा मित्रों से पट गया है। इतनी भारी संख्या में ये आए हैं, पूरे प्रदेश से आए हैं, और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। ये उम्मीद इनकी पूरी होगी, ये उम्मीद इनकी अधूरी रह जाएगी, क्या होगा भविष्य को पता नहीं। तो फिलहाल मैं शिक्षा मित्रों के इस दर्द को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं।
आपके घरों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ साहब की कहानी है। शिक्षा मित्रों को 1.5 लाख उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का दर्द है ये, और 1.5 लाख परिवारों का दर्द है। और देखना यह है कि सरकार इस दर्द को सुनती है, समझती है, उस पर एक्शन लेती है या नहीं। आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और विधानसभा के सत्र में कई तरह की बातें होंगी, कई तरह की चर्चाएं होंगी। सरकार अपना पीठ ठोकेगी कि हमने आर्थिक रूप से बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इन शिक्षा मित्रों का परिवार आज जिस पीड़ा से गुजर रहा है, उस पीड़ा के बारे में शायद सदन में बहुत ही कम चर्चा होगी, बहुत ही कम आवाज़ उठेगी। इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। इसी तरह के वीडियो के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ और इसी तरह की चर्चा के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। नमस्कार।